नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के एक और पेपर का जनरल पार्ट। और वो पेपर होने वाला है आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी ईबीजीसी फीमेल। और ये आपका एग्जाम हुआ था 21 जून 2023 को शिफ्ट 1 में। तो इसके जनरल सेक्शन के मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, A and B can complete a piece of work in 10 days. B and C can complete the work in 20 days. And C and A can complete the same work in 30 days. In how many days can A do it alone? तो A और B एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। A और B एक काम को कर सकते हैं 10 दिन में। B और C कर सकते हैं 20 दिन में। और C और A कर सकते हैं 30 दिन में। तो अब हमको बताना है ए अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 60। 10, 20, 30 का एलसीएम 60 आ गया। अब ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। बी सी की आ गई 20 या 60 3। और सी ए की आ गई 2। तो ए और बी जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 6 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 3। और सी और ए एक दिन में करते हैं 2 यूनिट। लेकिन अगर आप देखो ए बी और सी तीनों को जोड़ दें, अगर आप इन तीनों को जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11। और अगर आप यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई? 2 बार ए आ गया, देखिए ए प्लस ए 2 ए, बी प्लस बी 2 बी और सी प्लस सी 2 सी, ये 2 सी आ गया। तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 11/2, है ना। या फिर आप इसे कह सकते हैं 5.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5.5। मतलब पर डे ये तीनों मिलके इतने यूनिट काम करते हैं। अब हमें बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तीनों मिलकर करते हैं 5.5 यूनिट काम और बी और सी मिलकर करते हैं एक दिन में 3 यूनिट काम। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 5.5 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? 2 पॉइंट। और ये आएगी ए की एफिशिएंसी। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 2.5 यूनिट। टोटल काम है कितना? 60 यूनिट। तो इसे टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये हो जाएगा 60/2.5। या फिर ये पॉइंट हटा के 0 आ गया, कितना? 25 दूनी 50, बचा 10, 25 चौका 100। तो इसको कितने दिन लग जाएंगे? 24 दिन लग जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए शुरुआत में कुछ पैसे निवेश करता है, बी 6 महीने के बाद 2 गुनी राशि निवेश करता है और सी जो है 8 महीने के बाद 3 गुना राशि निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 18,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा क्या होगा, ये हमें बताना है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी और सी। ये 3 साझेदार है, ए बी और सी। उसके बाद ए शुरुआत में कुछ पैसे निवेश करता है ना। और वो कितने दिन के लिए लगाता है? पूरे 1 साल के लिए लगा देता है, क्योंकि 1 वर्ष के बाद जो वार्षिक लाभ है वो कितना है? 18,000 रुपये। तो ए स्टार्टिंग करता है, तो मतलब ए जो है वो पूरे 12 महीने के लिए धन लगाएगा। मान लेते हैं कि ए ने लगाया एक्स धन और ये लगाएगा पूरा 12 महीने के लिए। अब आगे क्या होता है भाई? बी जो है 6 महीने बाद 2 गुनी राशि निवेश करता है। तो बी जो है 6 महीने बाद निवेश करता है और कितने समय के लिए धन लगा? कुल 1 साल के लिए। तो कितने समय के लिए लगाएगा बी? बी केवल 6 वर्ष के लिए ही अपना धन लगाएगा। लेकिन ए से दुगनी राशि निवेश करता है। तो ए कितनी राशि निवेश करता है? एक्स। तो बी कितनी करेगा? 2x। लेकिन इसका समय हो जाएगा सिर्फ 6 महीने, है ना। अब सी जो है 8 महीने बाद 3 गुना राशि निवेश करता है। तो 1 साल में होते हैं 12 महीने और 8 महीने बाद सी निवेश करता है। तो सी का जो समय होगा धन लगाने का सिर्फ 4 महीने होगा। और वो कितनी करता है? 3 गुना राशि निवेश करता है, मतलब ए से 3 गुना। तो ए करता है एक्स राशि तो सी करेगा 3x। लेकिन ये सिर्फ 4 महीने के लिए निवेश करेगा, तो गुणा। तो अब इनका रेशियो देख लेंगे। तो जो रेशियो में जो कॉमन कॉमन चीज़ें वो कटी जाती हैं ना, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 12x। इन तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 रेशियो। तीनों का जो है रेशियो कितना आ गया? धन लगाने का समान रेशियो आ गया। अब
वार्षिक लाभ है 18,000 रुपये, तो ए का हिस्सा बताना है। तो अगर वार्षिक लाभ 18,000 रुपये है और तीनों ने बराबर बराबर जो है उनके धन का निवेश बराबर बराबर हुआ है, क्योंकि इन तीनों का रेशियो 1:1:1 है, तो उनमें लाभ भी जो है बराबर बराबर अनुपात में ही बटेगा। तो 18,000 अगर तीन तीन पार्टनर में बटेगा तो कितना बटेगा, 6,000 रुपये, है ना। 18,000 अगर तीन पार्टनर में बटेगा तो कितना बटेगा, 6,000 एक को मिलेगा, 6,000 दूसरे को मिलेगा और 6,000 तीसरे को मिलेगा। हमें बताना है कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा हो जाएगा 6,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/7 रेशियो 6/11 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2/13 रेशियो 3/15, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू। तो यदि ए रेशियो बी आपको दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, आपको बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ए रेशियो बी को देख लेते हैं। तो ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 3/7 रेशियो 6/11, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर 3/7 और बटे में 6/11 आएगा, तो ऊपर जाके गुणा में कितना हो जाएगा, 11/6 पलट जाता है ना। तो ये 3 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 11/7 दूनी 14। तो ए अपॉन बी कितना आ गया, 11/14। अब दूसरा देख लेते हैं बी रेशियो सी। बी रेशियो सी ये कितना दे रखा है, 2/13 अनुपात 3/15। तो बी अपॉन सी कितना हो जाएगा, 2/13 गुणा 15/3। ये पलट जाएगा नीचे जाके। तो फिर 3 से 15 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 अपॉन के 13। तो बी अपॉन सी कितना आ गया, ये आ गया 10/13। तो ए अपॉन बी है हमारे पास 11/14, बी अपॉन सी है हमारे पास 10/13। अब हमें क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो ए अनुपात बी कितना है, ये है 11/14 और बी अनुपात सी कितना है, ये है 10/13। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13। अब इनको जो है, जो बी वाला जो है इसको बना लेंगे कॉमन, है ना। कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे 7 से गुणा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 7 से गुणा। तो ये 14×5 = 70, 10×7 = 70, तो ये सेम हो जाएगा भी, है ना। अब क्या करेंगे, 11×5 = 55, 14×5 = 70 और ये 13×6 = 78, 13×7 = 91। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया आपके पास, 55:70:91। तो 55:70:91 थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन बताना है। तो जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6a²। तो 6a² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2904। इससे a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 6 से a कितनी बार चला जाएगा, 6×4 = 24 बचा 5 और 6×8 = 48 और 6×4 = 24। तो a² की वैल्यू कितनी आ गई, 484। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 22, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 22। अब भाई हमें क्या बताना है, घन का आयतन बताना है। तो घन का आयतन क्या होता है, a³। तो a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 22। a³ कितनी हो जाएगी, 22 का क्यूब। और 22 का क्यूब कितना होता है, 22 का क्यूब होता है 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये घन का आयतन कितना आ गया, 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे। बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। पहला फॉर्मूला था घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का, वो होता है 6a²। और दूसरा फॉर्मूला था आपका घन का जो आयतन का, और घन का आयतन क्या होता है, a³ या फिर भुजा का क्यूब। तो इससे आगे हमारा 10,648। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न स्कूलों से विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दी गई है उस तालिका में, है ना। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि स्कूल सी से क्रिकेट खेलने वाले 20% छात्र टेनिस भी खेलते हैं, तो स्कूल सी से टेनिस खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी।
तो यहाँ पर देखिए ये दे रखे हैं गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, और ये स्कूल्स हैं ए, बी, सी और डी, और ये हैं बच्चों की संख्या। अब यदि स्कूल सी से, तो स्कूल सी है ये वाला, क्रिकेट खेलने वाले हैं कितने, 100 वाले 20% छात्र टेनिस भी खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले स्कूल सी में कितने छात्र हैं, 100। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% हो जाएगा भाई 20, है ना, 100 का 20% 20 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है सी से क्रिकेट खेलने वाले 20% छात्र टेनिस भी खेलते हैं। तो ये क्या खेलते हैं, ये खेलते हैं टेनिस। तो 20 छात्र टेनिस खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो टेनिस भी खेलते हैं 20 छात्र। उसके बाद तो स्कूल सी से टेनिस खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। स्कूल सी ये है, तो टेनिस खेलने वाले हैं 125, तो 125 तो ये वाले छात्र टेनिस खेलते हैं, प्लस साथ में जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें से भी 20 जो है टेनिस खेलते हैं। तो टोटल टेनिस खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 125 प्लस के 20, तो ये कितने हो जाएंगे, 145। तो टोटल टेनिस खेलने वाले छात्र स्कूल सी में कितने हो जाएंगे, 145। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, एक ठोस गोले की त्रिज्या को 10% कम करने पर गोले से निकाले गए पदार्थ का उपयोग दूसरा गोला बनाने के लिए किया जाता है। नए गोले का आयतन घटाए गए गोले के आयतन का कितने गुना होगा, ये आपको बताना है। On reducing the radius of a solid sphere by 10%, the substance removed from the sphere is used to make another sphere. The volume of the new sphere is times the volume of the reduced sphere. तो ये आपको बताना है। तो अगर त्रिज्या 10% कम कर दी गई तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 10% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 1/10, मतलब 10 से त्रिज्या कितनी हो गई, 1 कम 9 हो गई, है ना। पहले अगर त्रिज्या 10 थी तो अब कितनी हो गई, 9। अब गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई ये तो कॉमन है ना, तो ये तो कट जाएगा, दोनों तरफ कट जाएगा। अगर दोनों हम वॉल्यूम निकालेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे, तो ये तो दोनों तरफ कट जाएगा, सिर्फ आर क्यूब ही बचेगा। तो अगर आर की वैल्यू ये है आपकी आर, और ये है आर, है ना, ये पहले थी, और ये घट के कितनी रह गई, 9 रह गई। तो अगर इसका आप क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, गोले का आयतन निकालोगे, तो वो कितना हो जाएगा, आर का क्यूब, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 700। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। कम करने पर गोले से निकाले गए पदार्थ का उपयोग, तो गोला का पहले आयतन था इतना, अब हो गया वो इतना, तो निकाला गया पार्ट कितना हो गया, 1000 में से 729 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 9 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी बचा 9, 9 में से 7 गया 2, तो कितना हो गया, बचा हुआ जो इसमें से निकाला गया पार्ट है वो है 271, है ना। तो गोले से निकाले गए पदार्थ तो कितना है, 271 का उपयोग दूसरा गोला बनाने के लिए किया जाता है। इससे जो है नया गोला बनाया जाता है। तो नए गोले का आयतन घटाए गए गोले के आयतन का कितने गुना होगा। तो नए गोले का आयतन कितना है, इतना, और घटाए गए गोले का आयतन कितना है, ये। तो हमें बताना है कि 271 729 का कितने गुना होगा, ये हमें बताना है। तो 271 बटे 729, तो ये कितने गुना है भाई इसका। तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसको भाग करने के लिए 271 और यह 729, है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, और कितनी बार चला जाएगा ये, 7 चौक 28, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। तो 3 नम 27 का 7 बचेगा कितना, 2, और 3 दूनी 6, 2 8, और 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया 2187। तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचेगा फिर 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, और ये कितनी बार चला जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 बार ही जाएगा, है ना। तो लगभग 0.37 इतने टाइम्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है, आपको सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या को 10% कम करने पर, त्रिज्या पहले 10 थी, उसको 10% कम करके कितना कर दिया गया, 9। गोले से निकाले गए पदार्थ का उपयोग दूसरा गोला बनाने के लिए किया जाता है। तो पहले गोले का आयतन जो स्टार्टिंग में था कितना, 1000 था, 1000 क्यूब, है ना। और दूसरा जो निकाल के जो है, जो उसकी रेडियस कम कर दी गई, तो नया जो गोला बना उसका आयतन कितना हो गया, 729। तो दूसरा गोला बनाने के लिए किया जाता है। नए गोले का आयतन, जो नया गोला ये बना,
जो नया गोला बना इसका आयतन घटाए गए गोले के आयतन का कितने गुना है। घटाए गए गोले का आयतन था 271, नए गोले का आयतन था 729। तो आपको बताना है कि 729 का कितने गुना है। तो ये कितने गुना है भाई, 0.37 गुना। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी, सिर्फ इसमें क्या था, थोड़ा लैंग्वेज का खेल था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, हेमंत परचेज्ड a sofa set worth rupees 50,000. He got a discount of 40% followed by two successive discounts of 20% and 5%. What amount did he pay for the sofa set? तो हेमंत ने $50,000 का सोफा सेट खरीदा, उसे जो है 40% की छूट मिली और उसके बाद 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट भी मिली। तो उसने सोफा सेट के लिए कितनी राशि चुकाई, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सोफा सेट का मूल्य कितना था, $50,000। उसके बाद उसे 40% की छूट मिली। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। मतलब 5 की चीज़ पे 2 की छूट मिली तो कितने में बेच दी, 5 की चीज़ बेच दी 3 में, गुणा। उसके बाद 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट मिली। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मतलब 5 की चीज़ 1 की छूट पे कितने में बेच दी, 4 में। तो 5 की चीज़ बेच दी 4 में, गुणा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। मतलब 20 की चीज़ 1 की जो है डिस्काउंट में कितने में बेच दी, 19 में। तो गुणा हो जाएगा 19/20। अब क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है सीधे। तो 20 पंजे 100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से एक बार ये आ जाएगा 100। अब ये है 3 चौक 12 और 12 की 100 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 1200 और इसकी गुणा करनी पड़ेगी आपको 19 से। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो ये है, 19 दूनी 38 बचा 3, 19 की 1 से करेंगे 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे 22। तो ये आ जाएगा 22,800। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो उसने सोफा सेट के लिए कितनी राशि चुकाई, $22,800। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। What will be the interest for 24,000 for 9 months at 20% annual compound interest rate compounded quarterly? तो 24,000 रुपए के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये 20% वार्षिक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और हमें किस निकालना है, 9 महीने का ब्याज निकालना है। तो अगर 20% 12 महीने के लिए है तो 9 महीने के लिए कितना होगा, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 4 से 20 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो ये आ जाएगा 15%। तो 9 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा, 15%, है ना। उसके बाद यह त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और 9 महीने के लिए होती है। तो ये 3-3 महीने के 3 साइकिल बनेंगे, 3 महीने का एक ये और एक। तो ये 3-3 महीने के 3 साइकिल बनेंगे 9 महीने के लिए। और ब्याज की दर 9 महीने के लिए 15% है, तो 3 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, इसे 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 5%। तो 5%, 5% और 5%, और ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो 5% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 3 साइकिल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये होता है 15.7625%। अगर यहाँ पर साधारण ब्याज की बात होती तब वो कितना हो जाता, 15%, क्योंकि साधारण ब्याज जो है हर साल सेम रहता है। इस साल भी 5% है, अगले साल भी 5% है, उससे अगले साल भी 5% रहेगा। यह पहले जो साइकिल है 3 महीने की इसमें भी 5%, अगली साइकिल जो 3 महीने की उसमें भी 5%, और उससे अगली जो साइकिल है 3 महीने की उसमें भी 5%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए ये आया 15.7625%। हमें क्या निकालना है, ब्याज ही निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। तो 24,000 का 15.7625% हमें निकालना है। तो 24,000 गुणा 15 इसको आप क्या लिख सकते हो, 15.7625 को 15.77% भी नहीं लिख सकते हो, या फिर और कैलकुलेशन को देखें, क्योंकि ऑप्शन जो है थोड़ी दूर दूर हैं। तो आप कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए 15.77 भी ना लिख के 15.8 भी इसको लिख सकते हैं, है ना। 15.8, इसको 0.7625 को हमने क्या लिख लिया, 15.8 लिख लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये था 0.7625 और ये लिख लिया हमने 0.8, मतलब थोड़ा बढ़ा के लिख लिया। तो जो हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा, उससे जो थोड़ा सा कम वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो 24,000 का 15.8% निकालना है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा 158 और गुणा करनी है आपको 24 से। तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 का 2 बचे 3, 4 पंजे 20, 3 23 बचे 2, 4 ही कने 4 और 2 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 और 1 11, 2 की 1 से करोगे 2 और 1 3, ये कितना आ गया 2 6 3 9 6 और 1 7, ये 3792 आ गया आपके पास। अब जो हमारा आंसर आएगा 3792 से थोड़ा सा कम आएगा, तो अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3792 से थोड़ा सा कम कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है 3783, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा कि यहाँ जो है हमने 15.7625 को 15.8 लिख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे ऑप्शन थोड़े दूर दूर थे और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने ऐसा किया, नहीं तो आपको इतने नंबर तक जो है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऑप्शन थोड़े से दूर दूर हो तो आप अप्रोक्सीमेशन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.8 लिखा था जो 0.76 से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हमारा आंसर भी थोड़ा ज़्यादा आता, तो हमारा आंसर आया 3792। तो 3792 से जो थोड़ा सा कम आंसर होगा वही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, दिया गया बार ग्राफ एक शहर में 6 तो क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, दिया गया बार ग्राफ एक शहर में वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या दर्शाता है। बार ग्राफ की जांच करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे रखे हैं ये, और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये दे रखे हैं महीने। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जनवरी महीने की तुलना में फरवरी महीने में दुर्घटनाओं में कमी का प्रतिशत क्या है। तो जनवरी महीना ये है और इसमें दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं 25, और फरवरी महीना ये है इसमें दुर्घटनाएं हुई है 19। तो जनवरी में कितनी हुई हैं 25 और फरवरी में हुई हैं आपकी 19। तो भाई फरवरी में जो है जनवरी से कितनी कम दुर्घटनाएं हुई हैं, तो 25 में से 19 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएंगी 6। तो फरवरी में जो है जनवरी से 6 जो है दुर्घटनाएं कम हुई हैं। तो जनवरी महीने की तुलना में, तो जनवरी महीना है 25, तो इसकी तुलना में फरवरी महीने में दुर्घटनाओं में कमी का प्रतिशत कितना है, कितनी कमी हुई है 6 की। तो 6 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर दें, तो 25 चौका 100 और 6 चौक 24, तो कितनी 24% की कमी आई है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, in class A there are 10 students of average age 15 years and in class B there are 15 students of average age 20 years. The average age of both the classes is, कक्षा ए में 15 वर्ष की औसत आयु के 10 छात्र हैं और कक्षा बी में 20 वर्ष की औसत आयु के 15 छात्र हैं। दोनों कक्षाओं की औसत आयु कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कक्षा ए में 15 वर्ष की औसत आयु के कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं, तो कक्षा ए की टोटल जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15 गुणा 10, तो 15 गुणा 10 कितना होता है 150। उसके बाद कक्षा बी में 20 वर्ष की औसत आयु के कितने छात्र हैं 15 छात्र, तो कक्षा बी की टोटल एज कितनी हो जाएगी, तो 20 गुणा 15, तो 15 दूनी 30, 300 है ना। अब हमें बताना है दोनों कक्षाओं की औसत आयु, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी इन दोनों कक्षाओं की 450, और इसको किससे भाग कर देंगे टोटल स्टूडेंट से। कक्षा ए में कितने छात्र हैं भाई 10 छात्र हैं और कक्षा बी में कितने छात्र हैं 15, तो 10 + 15 हो जाएंगे 25, तो 45 को 25 से कर देंगे भाग, तो 25 से एक बार चला जाएगा और बचेगा कितना 20 और 25 अट्ठे 200, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 18 साल आ जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन कर लिए हमने पीजीटी ईबीजीसी के, जो आपका हुआ था 21 जून 2023 को। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उसे हम कल के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और जो इसका रीजनिंग वाला पार्ट है उसे हम शाम को 9 बजे जो क्लास होती है उसमें करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ पर मिल जाएगी, वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं कल को इसके बचे हुए 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।